खुशामदीद है बेटा। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे लेमार्किज्म। हमने देखा कि लेमार्किज्म क्या है। चलिए बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ नियो लेमार्किज्म। तो लेमार्किज्म पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए, लेमार्क जो है उन्होंने अपनी फिलॉसफी जो रखी थी, जिसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स या थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, लेमार्कियन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, उसके 4 मेन डॉक्ट्रिन्स थे। आप लास्ट का लेक्चर याद कीजिए, उसमें हमने क्या बोला था। सबसे पहला पॉइंट हमने वहां बोला था लेमार्किज्म का। उन्होंने कहा था कि देयर इज एन इंटरनल टेंडेंसी टू इंक्रीज इन साइज। एनिमल्स में, ऑर्गेनिजम्स में एक इंटरनल टेंडेंसी होती है दैट दे वांट टू इंक्रीज इन साइज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। इथेरल फायर की बात मैंने वहां पर की थी। दूसरी बात उन्होंने कही थी, दूसरा डॉक्ट्रिन जो उन्होंने कहा था कि कंटिन्यूअस नीड प्रोड्यूसेस न्यू ऑर्गन। याद होगा आपको। तीसरा पॉइंट जो उन्होंने बोला था, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं यूज एंड डिसयूज। लेमार्क ने कहा था जिस ऑर्गन को जितना यूज किया जाता है वो ऑर्गन उतना ज़्यादा डेवलप हो जाता है, जिसको नहीं किया जाता है वो ऑर्गन रिग्रेस होता है। और चौथा पॉइंट उन्होंने बोला था कि जिसको हम बोलते हैं all the changes that are taking place, those changes which are taking place in the living organisms, all the changes are inherited to the future generations. तो उसको हम बोलते थे all the acquired characters, all the acquired characters are inherited to the future generations. इसी को तो हम बोलते थे ना लेमार्कियन डॉक्ट्रिन। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे कंट्रोवर्शियल और सबसे बड़ा पॉइंट लेमार्कियन थ्योरी का तो यही माना जाता है, जिसको बेटा हम बोलते हैं लेमार्कियन डॉक्ट्रिन। फोर्थ पॉइंट ऑफ द फिलॉसफी दैट इज कॉल्ड लेमार्कियन डॉक्ट्रिन। तो ये क्या कहता है, all the acquired characters in an organism are passed on directly to the future generations. Over a period of time there is accumulation of changes. बहुत सारा टाइम जब होता है तो there is accumulation of changes and the new members are no longer similar to the parental ones and new species is formed. वो तो हमने डिस्कस किया है। अगर आपने वो वॉच नहीं किया है, आई एडवाइज यू आप उसको वॉच कीजिए। उसके बाद नियो लेमार्किज्म देखिए क्या है। आप पढ़िए घर में अच्छी तरह से, बुक्स पर पढ़िए, लेकिन नियो लेमार्किज्म पढ़ने से पहले आपको क्लियर होना चाहिए पूरी तरह लेमार्किज्म क्या है। तो नियो लेमार्किज्म के बारे में थोड़ा सा बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लेमार्किज्म का क्रिटिसिज्म कैसे किया जाता है। क्या हम लेमार्किज्म का क्रिटिसाइज कर सकते हैं, जैसे हमने लेमार्किज्म का सपोर्ट भी किया था जब एनालिसिस की थी। मैंने आपको बोला था फर्स्ट पॉइंट जो है, इट इज़ फार फ्रॉम ट्रूथ। सारे ऑर्गेनिजम्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन बड़े नहीं होते हैं साइज में। समटाइम्स एवोल्यूशन में कुछ छोटी स्पीशीज भी आ जाती हैं, हमने डिस्कस किया था। लार्ज ऑर्गेनिजम्स में समटाइम्स इवॉल्व एंड दे कैन गिव राइज टू न्यू स्पीशीज हैविंग स्मॉल साइज। और हमने ये देखा था सेकंड एंड थर्ड लॉ जो है, ये कुछ हद तक हम मान सकते हैं। जब मैंने आपको एग्जांपल दी थी जिराफ की, फ्लाइटलेट बर्ड्स की, ऑस्ट्रिच की, स्नेक्स की दी थी ना, उन फिशेस की। और चौथा पॉइंट जो मैंने आपको बोला था लेमार्कियन डॉक्ट्रिन, ये सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, जिसको हम बोलते हैं all the acquired characters are passed on to the future generations. लेमार्क ने ये कहा था कि एक पॉपुलेशन जो होती है उनमें जो कैरेक्टर्स एक्वायर होते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं उनके ऑफस्प्रिंग्स में। फर्दर ऐसे ही कंटिन्यूसली हो जाएगा फॉर मेनी मेनी जनरेशंस। एक टाइम आएगा जब प्रेजेंट जनरेशन पास्ट एंसेस्टर से बिल्कुल डिफरेंट होगी और हम कह सकते हैं कि दैट न्यू स्पीशीज हैज बीन इवॉल्व्ड। अब हम इसको क्रिटिसाइज ऐसे कर सकते हैं बेटा, अगर आप देखेंगे लेमार्क ने कहा था कि जो भी चीज़ें लाइफ साइकिल में आएंगी, जो भी चीज़ें एक्वायर हो जाएंगी, जो भी कैरेक्टर्स एक्वायर होंगे वो पास ऑन हो जाएंगे फ्यूचर जनरेशंस में। क्या ये सही है? आपने देखा होगा
जो भी मुस्लिम्स होते हैं या जो जीव्स होते हैं, आप देखिए उनमें वो क्या करते हैं, मेल बेबी जो होता है उसकी, ये तो सेंचुरी से हुआ है, बहुत सारी सदियों से किया जा रहा है। मुस्लिम्स एंड जीव्स जो होते हैं ये अपने मेल बेबी की, जीव्स का मुझे पूरा पता नहीं है बट मुस्लिम्स के बारे में मैं बताता हूँ कि ये जो मुस्लिम्स होते हैं इनमें एक रिलीजियस ऑब्लिगेशन क्या है कि मेल बेबी जो होता है उसकी की जाती है सर्कमसीजन। सर्कमसीजन, आपको सर्कमसीजन पता है ना, एक छोटा सा बच्चा जो होता है उसका जो फोर सिकिन होता है पेनिस का, वो काटा जाता है, कॉटराइज किया जाता है, कश्मीरी में उसको खतनहाल बोलते हैं। सर्कमसीजन जिसको बोलते हैं, एक मेल बेबीज में सर्कमसीजन होती है फ्रॉम मेनी जनरेशंस, इतनी सदियों से। क्या आपने कभी देखा है कि कोई बच्चा जो है वो पैदा हुआ है एंड दैट इज सर्कमसाइज्ड सिंस बर्थ? ऐसा नहीं है। अगर हम कहेंगे सर्कमसीजन जो है इट इज एन एक्वायर्ड कैरेक्टर, हर एक मेल बेबी में, हर एक ह्यूमन बीइंग में जो मुस्लिम्स होते हैं, देयर इज नाउ द एक्वायर्ड कैरेक्टर सर्कमसीजन। लेकिन क्या कोई इंसान का कोई बच्चा पैदा हुआ है जिसमें सर्कमसीजन होगी सिंस बर्थ? तो हम कह सकते हैं दिस लेमार्कियन डॉक्ट्रिन इज नॉट वैलिड। इसी तरह से मैं आपको कहूँगा, जनरली आप देखिए इंडियन वुमेन जो है, इंडियन वुमेन में एक ट्रेडिशन होती है दैट दे पियर्स देयर नोजेस, दे पियर्स देयर ईयर्स। बहुत सारे कंट्रीज में भी ये ट्रेडिशंस होते हैं। अब मैं आपको जनरली एग्जांपल दूंगा, आप इंडियन वुमेन में या कश्मीरी वुमेन में देखिए, देयर इज अ कल्चर दैट पियर्सिंग ऑफ ईयर एंड नोज। फिर वहाँ पर वो क्या कहते, वो ऑर्नामेंट, वो ज्वेलरी वेलरी कुछ लगाते हैं। तो मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। देयर इज अ ट्रेडिशन ऑफ बोरिंग ऑफ द नोज, बोरिंग ऑफ द एयर लूप्स, जहाँ पर वो इयर रिंग्स लगाई जाती हैं, वो क्या लगाया जाता है। लेकिन ये जो बोरिंग ऑफ नोज है, बोरिंग ऑफ ईयर्स है, कैन नॉट वी से बोरिंग ऑफ ईयर्स, बोरिंग ऑफ नोज? इट इज अ ट्रेडिशन एंड इट हैज बीन हियर since many decades, since many years, since many generations. लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि कोई लड़की पैदा हुई है जिसके पैदा होने के वक्त ही उसके कान या उसकी नाक में पियर्सिंग हुई हो? ऐसा नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं दिस इज नॉट वैलिड। इसी तरह से आप देखिए, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पेवलोव। पेवलोव ने क्या किया, उसने ट्रेन किया माइस को कि जब भी वो बेल बजाते थे तो वो माइस आ जाते थे फूड के लिए, बाहर निकलते थे अपने पिंजरों से और फूड के लिए आ जाते थे। बहुत सारे जनरेशंस में इन्होंने किया। लेकिन एक माइस की जो जनरेशन आई, उन उनके पेरेंट्स को, उनके एंसिस्टर्स को इन्होंने ट्रेन किया था कि जब भी वो रिंग बजाते थे वो फूड के लिए आ जाते थे। उनको ट्रेन किया गया था, वो उनको रिंग बजाते थे, बेल करते थे, वो फूड होता था, वो आते थे। लेकिन अब एक जनरेशन को उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको ट्रेनिंग नहीं दी, लेकिन जब वो बेल बजाते तो माइस नहीं आते थे। तो उन्होंने कहा था कि आई हैड ट्रेन्ड देयर ancestors so nicely that it could have been now this acquired character should now have been passed on to the future generations. तो ऐसा नहीं हुआ। इसी तरह से मैं कहूँगा, एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है वेज़मैन। वेज़मैन ने क्या किया, उन्होंने कहा कि अगर हम कहते हैं लेमार्क जो कहते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आर इनहेरिटेड, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने माइस लिए और माइस में क्या 21 जनरेशंस तक जो माइस थे उनकी टेल एम्पुटेट करते रहे। जब वो बच्चे पैदा होते थे उनकी टेल्स को क्या किया जाता था, टेल्स को काट लिया जाता था फॉर 21 जनरेशंस, और वो रह जाते थे टेललेस। लेकिन 21 जनरेशंस के बाद जब फिर से वो बच्चे पैदा हो गए, 21 जनरेशंस तक टेल्स एम्पुटेट की जाती थी, तो उनके लिए वो एक्वायर्ड कैरेक्टर बन जाया था। लेकिन 21 जनरेशंस के बाद फिर से जो रैट, जो माइस आ गए,
उनमें टेल बिल्कुल बाज़ाब्ता तौर थी। तो हम कह सकते हैं दिस लॉ इज नॉट वैलिड। All the acquired characters are not passed on to the future generations. All acquired characters are not passed on to the future generations. इसीलिए तो मैंने आपको कहा था this point is very much controversial, क्योंकि सारे कैरेक्टर्स ट्रांसफर नहीं होंगे फ्यूचर जनरेशन में, वही कैरेक्टर्स ट्रांसफर होंगे जो हुए होंगे ड्यू टू चेंज इन द जर्म प्लाज्म। अब न्यू लेमार्किज्म क्या है? देखो बेटा, कुछ साइंटिस्ट हैं, उनमें से हकल है जिनका नाम है अर्नेस्ट हकल, इसी तरह से नगेली हैं, इसी तरह से एक और बायोलॉजिस्ट हैं जिनको हम बोलते हैं कोप, इसी तरह से एक बायोलॉजिस्ट हैं जिनको हम बोलते हैं हायट, इसी तरह से एक क्रैमर हैं। कुछ साइंटिस्ट्स हैं, कुछ एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट्स हैं। देयर आर सम एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट्स। याद रखिए न्यू लेमार्किज्म क्या है बेटा, इट इज वेरी इजी, यू मस्ट रिमेंबर इट। व्हाट इज न्यू लेमार्किज्म? देखिए बेटा, कुछ साइंटिस्ट्स हैं जैसे अर्नेस्ट हकल हैं, जैसे नगीली हैं, जैसे कोप हैं, जैसे हयात हैं, ये बड़े मुतासिर, दे वर वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय द लेमार्क। ये इम्प्रेस हुए थे लेमार्किज्म से। कुछ एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट्स जो हैं ये लेमार्किज्म से बड़े ही इम्प्रेस हुए हैं। नाउ दे आर ट्राइंग टू फिट द लेमार्किज्म इनटू द मॉडर्न साइंस। अब वो आज के मॉडर्न साइंस में, इस मॉडर्न एज में इस लेमार्किज्म को फिट करना चाहते हैं, बट विद सम चेंजेस। तो लेमार्किज्म में जो चेंजेस लाएंगे, अब हम कहेंगे ना, नाउ द लेमार्किज्म हैज बीन चेंज्ड टू सूट द प्रेजेंट कंडीशंस। क्योंकि जिस वक्त लेमार्क ने अपनी फिलॉसफी दी थी, उस वक्त साइंस इस उरूज पर नहीं था, उस वक्त डीएनए का पूरा पता नहीं था, उस वक्त पता नहीं था हाउ द कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन इजीली। तो अब आज के दौर में कुछ एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट जो उससे बड़े इम्प्रेस हुए हैं, अब वो इस लेमार्किज्म में, लेमार्कियन थ्योरी में कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं। उन्होंने कुछ चेंजेस लाए हैं ताकि ये फिट हो जाए आज के दौर में। जैसे हम कहते हैं पुरानी शराब नई बोतल में, बिल्कुल आज के दौर में इस लेमार्किज्म को फिट करना चाहते हैं विद सम चेंजेस। उसी फिलॉसफी को हम बोलते हैं नियो लेमार्किज्म। नियो मीन्स न्यू। तो लेमार्क तो नए नहीं आएंगे, लेकिन लेमार्क जो हैं, जीन बैप्टिस्ट लेमार्क जो है, उनकी थ्योरी को, उनकी फिलॉसफी को कुछ मॉडिफाई करके आज के दौर में फिट करने की कोशिश क्यों करेंगे? बिकॉज दे आर मच इम्प्रेस्ड, दे आर मच इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस थॉट। अब वो इसको आज के दौर में फिट करना चाहते हैं, कुछ चेंजेस लाएंगे। अब इस मॉडिफाइड लेमार्किज्म को हम बोलते हैं नियो लेमार्किज्म। अब ये नियो लेमार्किज्म क्या है? इन्होंने क्या चेंजेस की हैं? इन्होंने बोला, सबसे पहली बात इन्होंने बोला कि एनवायरमेंट plays a very important role in the evolution. एक स्पीशीज या एक पॉपुलेशन के इवॉल्व होने में, चेंज कैरेक्टर्स नए आने में सबसे बड़ा रोल जो होता है दैट इज द एनवायरमेंट। ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, ये इवॉल्व होते हैं। उस एवोल्यूशन में, उस चेंज में सबसे बड़ा रोल जो होता है वो होता है बेटा एनवायरमेंट का। ये तो बिल्कुल वही है जो लेमार्क साहब ने कहा थी। अब दूसरा पॉइंट कहा है इन्होंने दैट लेमार्क साहब ने कहा था कि ऑल द एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आर इनहेरिटेड। इन्होंने क्या कहा? changes which take place in somatic DNA। वो चेंजेस जो सोमैटिक सेल्स के डीएनए में आएंगी
those changes will not be inherited. उन्होंने कहा जी environment plays an important role to bring about changes in the living organisms. अब ये जो चेंज है, if the change takes place in the somatic DNA, in the somatic cells which do not participate in the gamete formation, those changes will not be inherited, they will not be hereditary, they will not be passed on to future generations. फिर इन्होंने कहा कि the changes which take place in germ plasm DNA, वो changes जो germ plasm DNA में आएंगे, those changes will be inherited, वो changes pass हो जाएंगे और हम कहेंगे they will be transmitted to future generations. तो इसी फोर्थ पॉइंट को, लेमार्कियन डॉक्ट्रिन को इन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। और यहाँ पर जो एम्बिग्यूटी थी, जो कन्फ्यूजन रखा था लेमार्क साहब ने, जो उन्होंने लेमार्क ने यहाँ रखा था कन्फ्यूजन कि ऑल द एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, इन्होंने कहा था कि ऑल द एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन टू द फ्यूचर जनरेशंस। अब इन्होंने वही थोड़ा सा इलाबोरेट कर दिया कि एनवायरनमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू ब्रिंग अबाउट द चेंजेस. While as the changes which take place in the somatic DNA, they will not be inherited, they will not be passed on to the future generations, while the changes which take place in the germ plasm DNA shall be transferred to the future generations so that the evolution will take place. और एक चौथी बात भी इन्होंने कही, sometimes changes, कभी कभार चेंजेस आएंगी इन द जर्म प्लाज्म डीएनए, कभी कभार चेंजेस आएंगी जर्म प्लाज्म डीएनए में और वो चेंजेस इनहेरिट नहीं हो सकती. कभी कभार ऐसा भी होता है कि एनवायरनमेंट प्लेज अ रोल, देन देयर आर चेंजेस इन द जर्म प्लाज्म डीएनए एंड दोज चेंजेस आर नॉट ट्रांसमिटेड टू द फ्यूचर जनरेशंस. उसको बोला था इन्होंने दैट इज कॉल्ड इंडक्शन. That is called induction. Sometimes the changes are taking place in the germ plasm DNA, but the changes will not be passed on to the future generations. So these 4 points जो हैं, they are the crux of neo-Lamarckism. अब neo-Lamarckism क्या है बेटा? neo-Lamarckism जो है, it is slight modification of the Lamarckism. अगर आपसे पूछा जाएगा न्यो-लेमार्किज्म में कौन किस पॉइंट पर, किस डॉक्ट्रिन पर स्ट्रेस होता है, इट इज द फोर्थ डॉक्ट्रिन. न्यो-लेमार्किज्म इज द चेंज, न्यो-लेमार्किज्म इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द लेमार्कियन डॉक्ट्रिन. नीट में आपसे पूछा जा सकता है न्यो-लेमार्किज्म जो है ये किस पॉइंट पर स्ट्रेस करता है. लेमार्कियन डॉक्ट्रिन कौन सा है? इट इज द फोर्थ डॉक्ट्रिन. आपसे पूछा जाएगा कौन से एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट इम्प्रेस हुए हैं लेमार्किज्म से, कौन हैं जो न्यो लेमार्किज्म प्रपोज करते हैं. उनमें याद रखिए हैकेल है, नगेली है, कोप है, हयात है. ऐसे बायोलॉजिस्ट्स को हम बोलते हैं नियो लेमार्कियंस. हम उनको बेटा बोलते हैं नियो लेमार्कियंस. अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज लेमार्कियन थ्योरी, तो याद रखिए 4 पॉइंट्स हैं. लेमार्कियन थ्योरी में पहला पॉइंट ये है, देयर इज एन इंक्रीज्ड इनहेरेंट टेंडेंसी इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू इंक्रीज इन द साइज. लेमार्क ने कहा था कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक छुपी हुई सलाहियत होती है, इनहेरेंट टेंडेंसी होती है कि वो अपना साइज बढ़ाए एज देयर प्रोड्यूस. जनरेशन आफ्टर जनरेशन उनका साइज बढ़ जाता है और एक टाइम आता है एक बहुत ही बड़ी स्पीशीज इवॉल्व हो जाती है. लेकिन वो बिल्कुल सच नहीं है क्योंकि sometimes evolution takes place in such a direction that the new species are smaller in size than ancestors. दूसरी बात उन्होंने कही थी कि whenever there is a continuous need, whenever there is a continuous requirement,
that continuous requirement produces new changes, new organs in an organism over a period of time. Continuous need means over a very, very long period of time. It does not mean for 1 week or 2 weeks. Whenever there is a continuous need, whenever there is a continuous need, whenever there is a continuous requirement produced by the environment, the organism will respond. The living organisms will respond. They will respond by producing changes in themselves, by producing new organs. If they are not able to produce new organs, they will not survive. तीसरी बात इन्होंने कही कि एक एनिमल जिस ऑर्गन को जितना ज़्यादा यूज करता है उतना वो स्ट्रॉन्गर होता है, और जिसको यूज नहीं करता है उतना वो क्या होता है, रिग्रेस हो जाता है। तो दूसरा और तीसरा पॉइंट को मैंने आपको एनालिसिस में बताया था। डक्स में वो बर्ड्स पानी में गए लेकिन उनके पंजे ऐसे नहीं थे, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देयर वाज अ कंटिन्यूअस रिक्वायरमेंट दैट दे शुड स्विम। बर्ड्स पानी में गए क्योंकि उनको फूड नहीं मिल रहा था, लेकिन पानी में जाके वहाँ फूड था, लेकिन इनको तैरना तो सीखना था। सो देयर वाज द रिक्वायरमेंट। उस कंटिन्यूस रिक्वायरमेंट की वजह से अब देखेंगे डक्स में जो है उनके पंजे वेबड हो गए हैं, उनकी बीक जो है दैट बीक है चेंज्ड इनटू शेप, इट हैज बिकम वेडिंग टाइप। बाकी बर्ड्स में ऐसी बीक नहीं होती है। इसी तरह से मैंने ऑस्ट्रिच की एग्जांपल दे दी है आपको, इसी तरह से मैंने आपको जिराफ की एग्जांपल दी है। फिर उन्होंने चौथी पॉइंट कही थी, ऑल द एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन टू द फ्यूचर जनरेशंस। जो भी कैरेक्टर कोई एक्वायर हो जाएगा एक ऑर्गेनिज्म में, ये पास ऑन हो जाएगा इनटू द फ्यूचर जनरेशंस। हमने इसको क्रिटिसाइज किया, हमने देखा अरे भाई जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो भी चेंजेस इनमें आएंगे एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, वो हमेशा पास ऑन नहीं होते हैं फ्यूचर ऑफस्प्रिंग्स में। मैंने आपको कहा था कि मुस्लिम्स में ये रिवाज है कि एक बच्चा जो है, मेल बेबी जो है, उसको बचपन में ही सर्कमसिजन की जाती है, लेकिन वो तो एक्वायर्ड कैरेक्टर बन गया। क्या किसी बच्चे के जब उसकी मैरिज होगी, जब वो बड़ा हो जाएगा, क्या उसके बच्चों में भी सर्कमसिजन हुआ होगा? ऐसा नहीं होता है। फीमेल्स में ट्रेडिशन है कि दे गो फॉर बोरिंग ऑफ नोज, बोरिंग ऑफ एयर लोब्स, ताकि वो ज्वेलरी वेलरी कुछ यूज़ कर सके। लेकिन किसी लेडी के बेटी में ऐसा नहीं हुआ है कि वो देयर इज नेचुरल बोरिंग ऑफ द नोज। सो वी कैन क्रिटिसाइज दिस पॉइंट। पेवलोव ने भी किया था, उन्होंने माइस को ट्रेन किया था बहुत सारी जनरेशन्स तक, ताकि जब वो बेल बजाते थे वो फूड के लिए आते थे। लेकिन एक वक्त आया था, एक जनरेशन को उन्होंने ट्रेंड नहीं किया। उन्होंने कहा कि देखेंगे कि ये कैरेक्टर एक्वायर हुआ है कि नहीं, ये कैरेक्टर जो एक्वायर्ड है ये पास ऑन हुआ है या नहीं। अब उन्होंने बेल बजाई तो कोई माउस नहीं आया, तो हम कहेंगे ये हम इस पर अप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरह से वेजमैन ने 21 जनरेशन तक रैट्स की टेल्स को एम्पुटेट किया, उनको टेललेस बनाया, लेकिन 21 जनरेशन्स के बाद भी जब उनके बच्चे पैदा हुए उन रैट्स की बिल्कुल नॉर्मल टेल्स थी। इज दैट क्लियर? उसके बाद मैंने आपको बताया कि नियो लेमार्किज्म क्या है। ये पुरानी शराब नई बोतल में है। ये कुछ एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट्स हैं जो क्या हुए हैं, जो इम्प्रेस हुए हैं लेमार्किज्म से, और उन्होंने इस लेमार्किज्म को डाला है अपने हिसाब से, ताकि ये प्रेजेंट साइंस में, प्रेजेंट वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल हो, और बिल्कुल अच्छी तरीके से इन्होंने इसको प्रेजेंट किया है। इनको हम बोलते हैं नियो लेमार्किज्म। इन्होंने कहा रे जी, एनवायरनमेंट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द life of an organism to bring about the changes, and the changes if take place in the somatic cell, they will not be inherited, and if the changes take place in the germplasm DNA, they may be inherited, and sometimes they may not be inherited, and then that is called the induction. Is that clear? बेटा उम्मीद है आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डार्विन्स थ्योरी की। पहले लेमार्कियन थ्योरी पूरी तरह से समझिए, उसके बाद बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे डार्विन्स थ्योरी। डार्विन ने बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी दी है एवोल्यूशन के बारे में। वो क्या है, उसमें क्या कहा जाता है, तो वो आप ऐसे ही समझते हो। जब भी डार्विन की बात आती है आप ऐसा समझते हैं कि मैन हैज़ बीन फॉर्म्ड फ्रॉम द मंकीज। ऐसा नहीं है। हम देखेंगे डार्विन क्या कह रहे हैं, डार्विन ने कैसे अपनी थ्योरी को बताया है। बिल्कुल बहुत ही अच्छी थ्योरी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में उसको हम बेटा डिस्कस करेंगे। तो अच्छी तरह से बेटा पढ़िए, डोंट कीप गेट कन्फ्यूज्ड।
कंफ्यूज मत हो जाइए, कंसेप्ट क्लियर कीजिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन डायरेक्टली कॉल मी, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, या अपनी बुक पर जितना आप बुक्स पर पढ़ेंगे, जितना आप सेल्फ स्टडी करेंगे, उतना आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहले सेल्फ स्टडी कीजिए बेटा, पहले बुक पढ़िए, उसके बाद लेक्चर को वॉच कीजिए। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि बस आप लेक्चर वॉच कीजिए और आपका काम हो गया, नहीं। फायदा मैक्सिमम उसी बच्चे को मिलेगा जो सबसे पहले अपनी बुक पढ़ेगा। कुछ बच्चे कहते हैं सर हमें नोट्स अगर आप भेज देते कुछ किसी मीडियम से, व्हाट्सएप पर या कहीं अवेलेबल रखते नोट्स, हम वो पढ़ते और फिर ये। बेटा नोट तो वही है जो मैंने यहाँ लिखा है, पढ़ाया है। यू नीड सम एडिशनल। आज का ज़माना जो है इट इज़ कंपटीशन, देयर इज अ कट थ्रोट कंपटीशन। लिमिटेड स्टडी में कुछ नहीं हासिल होगा। नोट्स पढ़ के ये देखना है उससे क्या फ़ायदा है, तो फिर वो लेक्चर देख लीजिए, फिर नोट्स का कोई मसला नहीं है। आपको अगर क्वालिफाई करने हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, आप बुक्स को स्टडी कीजिए, अच्छी तरह से पढ़िए अपनी टेक्स्ट बुक्स को, अपनी रेफरेंस बुक्स को। उसके बाद मैं एडवाइस करूँगा, देन यू गो फॉर दीज लेक्चर्स। इज दैट क्लियर? सो उम्मीद है आप मेरी एडवाइस को सीरियस लेंगे। तो इसके साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाह हाफिज़।